गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक पर। अध्याय 10 का अगला टॉपिक है अपना, है ना। तो आइए देखते हैं ये वियतनाम के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, कहाँ पे है, ठीक है, इसकी आज़ादी का स्थिति क्या रहा। तो देखते हैं। वियतनाम एक देश है ना। वियतनाम एक देश है जो कि आपका भारत देश के जस्ट पूरब साइड में इसका स्थिति है ना। म्यांमार के जस्ट कहा जाए तो पूरब में है। आपका म्यांमार के पूरब में भी पड़ेगा। ये आपका जो है लाओस के जस्ट बगल में है वियतनाम, है ना, जिसका राजधानी हनोई है। क्या है? जिसकी राजधानी हनोई है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी अगर कह दिया तो समझ लीजिए कि 1900 में, है ना। तो ये 1900 में ही हुआ है इसका। जैसे मान लो अब 1950 या तो 60 के बाद हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, है ना। लेकिन आगे आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका स्थिति रहा है। तो देखिए, वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष 20वीं सदी की महान गाथाओं में से एक है ना। महान गाथाओं में से एक है। वियतनाम के लोगों ने, जो मुख्यतः गरीब किसान थे, वियतनाम के लोग कैसे थे? मुख्यतः यानी मुख्य रूप से वहाँ के किसान और गरीब लोग थे। विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से, है ना, शक्तिशाली देशों से अत्यंत भयावह युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी। किसने? वियतनाम ने। वियतनाम और उसके पड़ोसी देश लाओस, अभी मैंने बात किया, लाओस और कंबोडिया तीनों फ्रांस के उपनिवेश थे। किसके? फ्रांस, है ना। फ्रांस यूरोप में है, ठीक है, जिसका राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, थे। फ्रांस ने उन्हें अनाज और अन्य कच्चा माल स्रोत के रूप में देखा और किसानों पर दबाव डाला कि वे बाजार के लिए अनाज उगाएं। किसके लिए अनाज उगाएं? बाजार के लिए, ठीक है, ताकि हमारे पास बेचें। 1929 की महामंदी के कारण अनाज की कीमत कम होती गई। महामंदी 1929 में, अभी आपने पढ़ा है पिछले अध्याय में, है ना। तो क्या होता गया? महामंदी आ गया तो अनाज खरीदने वाले कोई लोग ही नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास मान लीजिए अनाज है पर्याप्त और बेचना है आपको, कोई लेने वाला नहीं है, तो क्या करोगे आप कम दामों में बेचने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। और किसान अपनी जमीन साहूकारों व जमींदारों को बेचने लगे और अपनी ही जमीन पर बटाईदार बनते गए। बटाईदार का मतलब होता है कि उनके पास जो जमीन है, कहने का मतलब मैं मान लो इतना बताता हूँ आपको, इतना बड़ा सा ऐसे जमीन है, अब इसमें उत्पादन कर रहे हैं। अब ये फसल ना तो बिक रही है, ना उनके पास पैसा का कोई स्रोत आ रहा है, ठीक है। अब रही बात है कि इस पर जो है खेती किसानी करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं, तो आप इसको क्या करते हैं? सेठ साहूकारों के पास पूरा बेच देते हैं। और अब उस सेठ साहूकार उस खेत को ले लिए और उस खेत पर आप बटाईदार, कहने का मतलब कि जो आप धान लगा रहे हैं मान लीजिए, तो इस खेत में 500 केजी धान हुआ। 500 केजी, कितने केजी? 500 केजी। तो वो खेत का मालिक बोल रहा है कि ठीक है, आप लगाइए, 500 केजी उत्पादन करेंगे तो 200 केजी मैं ले लूँगा और 300 केजी आपका होगा। तो इसमें क्या होगा? बट गया, है ना। तो 200 केजी कौन ले लिया? जमीन का मालिक ले लिया। 300 केजी कौन लिया? जो इसको उत्पादन किया, जैसे किसान ले लिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बटाई क्या होता है, ठीक है। तो ये स्थिति है। आइए आगे देखते हैं। उपनिवेशी शासक वहाँ एक शिक्षित मध्यम वर्ग को पनपने नहीं देना चाहता था, है ना। उपनिवेशी शासक वहाँ एक शिक्षित मध्यम वर्ग को पनपने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर ये पनपेंगे तो आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे और हमें भगा देंगे, है ना। वो ऐसा सोच रहा था। और वहाँ किसी प्रकार का विश्वविद्यालय खुलने नहीं दिया, और ना वहाँ पे किसी प्रकार का विश्वविद्यालय खोलने दिया, ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ्रांस जाना पड़ता था। वहाँ वियतनाम के लोगों को अगर
पढ़ाई करना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, कॉलेज स्तर का पढ़ाई करना है तो कहाँ जाना पड़ता था? फ्रांस में जाना पड़ता था। फिर भी अपने प्रयास से कई लोग शिक्षा प्राप्त करके विदेशों से पढ़कर स्वदेश लौट रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा किया। किसने किया? जापान ने किया। इससे पहले फ्रांस किया है। तो जापान ने किया, लेकिन इस बीच वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने, वियतनाम के राष्ट्रवादी मतलब अपने देश के प्रति जो है लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रवादियों ने सोवियत संघ की मदद से यानी रूस के मदद से वियतमिन्ह आंदोलन को प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? वियतमिन्ह आंदोलन को प्रारंभ किया था और 1945 में जापान को हारते देखकर, ठीक है, किसको हारते देखकर? जापान को हारते देखकर। किसमें? जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में हारते देखकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सेना बनाकर उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई पर अधिकार कर लिया। उनके नेता थे साम्यवादी विचार के, अर्थात रूस के विचार के, है ना, के हो ची मिन्ह। कौन? हो ची मिन्ह। और सेनापति थे ओन ग्युएन जियप। ठीक है। 1945 में हो ची मिन्ह ने स्वतंत्रता वियतनामी गणतंत्र की घोषणा की, लेकिन युद्ध के बाद फ्रांस फिर से अपनी हुकूमत जमाना चाहता था और उसने प्रयास किया कि वियतनाम में उनकी इच्छा अनुसार चलने वाले शासक हों। उन्होंने हो ची मिन्ह को खदेड़कर पहाड़ों व जंगलों में जाने पर विवश किया। किसने? फ्रांस ने। लेकिन मई 1954 को वियतनामी सेनापति जियप ने, किसने? जियप ने बहुत ही चतुर रणनीति अपनाकर विशाल फ्रांसीसी सेना को हराकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया फ्रांसीसी सेनाओं को। ठीक है। इस करारी हार के कारण फ्रांस ने वियतनाम और पड़ोसी देशों से हटने का निर्णय लिया, लेकिन इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को देखकर निर्णय लिया गया कि वह फ्रांस की जगह लेगा और वियतनाम में उसके कठपुतली शासक को स्थापित करेगा। वियतनाम का विभाजन कर दिया गया और वियतनाम को क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया, अर्थात दो भागों में बांट दिया गया। और उत्तरी वियतनाम पर साम्यवादियों का अधिकार हुआ, यानी उत्तरी वियतनाम पर रूस का अधिकार हुआ, और दक्षिणी वियतनाम पर किसका हुआ? अमेरिका का प्रभाव वाले इलाके में एक पुराने राजा को शासक बनाया गया। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को बचाने के बहाने वहां अपनी सेना तैनात कर दी। ठीक है। उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी वियत मिन्ह का नियंत्रण था, विस्तृत भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया गया। कहां? उत्तरी वियतनाम में। ठीक है। इसके तहत वहां जमींदारी प्रथा समाप्त करके जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया और हर किसान कितना जमीन रख सकता है इसकी सीमा बांध दी गई है ना। इस कानून का क्रियान्वयन करते समय हजारों जमींदार मारे गए, है ना, और उनकी संपत्ति जब्त की गई। इसका कुल नतीजा यह हुआ कि सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर जमीन के मालिक हो गए। ये किसान अब वियत मिन्ह के सबसे मजबूत समर्थक बन गए। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की स्पर्धा में वियतनाम एक मोहरा बनने लगा। अमेरिका चाहता था कि वियत मिन्ह को हराकर
उसके अधीनस्थ सरकार स्थापित करें। दूसरी ओर सोवियत संघ ने वियतमिन्ह सरकार को सैनिक सहायता दी ताकि वह युद्ध में अमेरिका का सामना कर पाए। अमेरिका ने बर्बरता के साथ उत्तर वियतनाम पर बम वर्षा, है ना, क्या कर दी, बम वर्षा की। यहाँ तक कि उसने एजेंट ऑरेंज नामक ऐसे घातक रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जिससे बहुत बड़े क्षेत्र पर दशकों तक घास भी नहीं उग पाई। इतना मार किया किसने, अमेरिका ने। ठीक है, लोगों को क्रूरता, है ना, क्रूरता से मारने वाली बम वर्षा को, तस्वीरों को देखकर दुनिया दहल गई और वियतनाम के लोग भी बहुत दृढ़ता और बहादुरी के साथ लड़े। दोनों ओर हजारों लोग मारे गए। धीरे धीरे अमेरिका के लोगों में इस युद्ध के प्रति विरोध बनने लगा। लाखों की तादाद में अमेरिका के लोग वियतनाम युद्ध रोकने के लिए प्रदर्शन करने लगे। इनमें वे लोग शामिल थे जो वियतनाम में लड़े थे और उसकी क्रूरता से दुखी थे। अमेरिका को भी समझ में आने लगा कि वियतनाम युद्ध जीता नहीं जा सकता है। अमेरिका को भी समझ में आने लगा कि वियतनाम युद्ध जीता नहीं जा सकता है। 1974 में अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे उस समय। कौन, निक्सन। और निक्सन ने घोषणा कर दी, क्या घोषणा की, आइए जानते हैं। निक्सन ने घोषणा की कि अमेरिका अपनी सेना वियतनाम से वापस बुला लेगा। ठीक है, अमेरिका की सहायता के बिना दक्षिण वियतनाम की सरकार टिक नहीं पाई और 30 अप्रैल 1975 में देश के दोनों भागों का विलय हुआ। ठीक है, कब हो गया, 30 अप्रैल 1975 को। वियतनाम में संसदीय लोकतंत्र स्थापित हुआ मगर वहां पर केवल साम्यवादी दल और उसके सहयोगियों की मान्यता है, अर्थात वहां बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ। राज्य के हर अंग पर साम्यवादी दल का वर्चस्व है और नागरिकों का अधिकार भी सीमित है, अर्थात वियतनाम एक पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये बताइए, लोकतंत्र देश नहीं बन पाया मतलब कैसा नहीं बन पाया, भारत जैसा, है ना। भारत का क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो वहाँ अभी भी जो है आपका रूस का वर्चस्व है, रूस का सपोर्ट में है वो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत और वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन में आप क्या समानता व अंतर देख पाते हैं, ये आपको इसको अंतर करके दिखाना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन है, हल कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, अफ्रीका। अब देखते हैं हम लोग अफ्रीका के बारे में, जानते हैं कि अफ्रीका कहाँ है। अफ्रीका महाद्वीप का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अफ्रीका के अधिकांश भाग ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। किसका उपनिवेश थे, ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। 1945 के बाद जहां ब्रिटेन एशिया के देशों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में था, वहीं अफ्रीका पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता था। फ्रांस भी अपने अफ्रीकी उपनिवेशों को खोना नहीं चाहता था। वे अपने उपनिवेशों को बनाए रखना चाहते थे या फिर उनकी स्वतंत्रता के बाद अपने हितों की अधिकतम रक्षा करना चाहते थे, ऐसा चाहते थे। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, आज़ाद तो होना ही है क्योंकि अब सबको आज़ाद करना है ना। अफ्रीका में उपनिवेशों का सीधा नियंत्रण केवल तटीय इलाकों के बंदरगाहों पर था और अंदरूनी भागों पर स्थानीय व कबीलाई मुखियों का नियंत्रण था।
इन मुखियों की नियुक्ति उपनिवेशी शासन करता था। जैसे मान लो उपनिवेशी शासन करता था माने ब्रिटेन या तो फ्रांस करता था। भारत की तरह यहाँ विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था तो नहीं बनी। उपनिवेशी सरकारों की अफ्रीका में आधुनिक शिक्षा प्रसार के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने बहुत कम प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की थी। इस कारण अफ्रीका में आधुनिक नौकरशाही या शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास नहीं हो पाया। आपको याद होगा कि इसी वर्ग ने भारत में सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलनों का सूत्रपात किया था। लेकिन अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग मुख्य रूप से रेलवे, खदान और बंदरगाहों में कार्यरत था। 1945 के बाद मजदूर वर्ग अपने अधिकारों तथा अफ्रीकी व गोरे मजदूरों के बीच समानता की मांगों को लेकर संघर्ष करने लगे। यह वर्ग पूरे अफ्रीका में फैला था। जो प्रारंभ में किसी देश विशेष का आंदोलन न होकर संपूर्ण अफ्रीका के आंदोलन का स्वरूप ले रहा था। इसके चलते पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लोगों में एकता और आपसी भाईचारे और साम्राज्यवाद विरोध की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, देखिए अब ये लोग में मांग जग गया है। क्या होता है, ये भी आज़ाद तो चाहेंगे ही, हर लोग आज़ादी चाहेगा भाई, क्यों नहीं चाहेगा। ठीक है, देखिए 1956 तक फ्रेंच यानी फ्रांस आधिपत्य मतलब अपना अधिकार जमाया हुआ है ना। आधिपत्य वाले उपनिवेशों में कोई स्थानीय स्वशासन स्थापित नहीं था, है ना। स्थानीय स्वशासन नहीं था कहने का मतलब है कि वहाँ के लोगों का स्वयं का शासन नहीं था। लेकिन अफ्रीकी लोगों को फ्रांस के संसद के चुनाव में भाग लेने का सीमित अधिकार था। मतलब कुछ लोग वहाँ पे भाग लिया करते थे। अफ्रीका से कई प्रतिनिधि चुनकर फ्रांस के संसद में पहुंचे और मंत्री भी बने, मगर अफ्रीका में स्वशासन नहीं था। स्वशासन कहने का मतलब अफ्रीका के लोगों का स्वयं का शासन नहीं था, उस पर किसका था, फ्रांस का था। ठीक है, 1954 में वियतनाम में फ्रांस की पराजय का प्रभाव अफ्रीका पर भी पड़ा और उसी वर्ष अल्जीरिया में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ जो 1958 तक चलता रहा और अंततः फ्रांस को अल्जीरिया को स्वतंत्रता देनी पड़ी। और दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर 1956 में ही मिस्र पर आक्रमण किया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग मिस्र ने अपना अधिकार स्थापित किया था। लेकिन इसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। किसको, मिस्र को। दोनों देशों को यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें अफ्रीकी देशों को भी स्वतंत्रता देनी होगी। 1958 में फ्रांस ने ऐलान किया कि हर उपनिवेश में जनमत संग्रह किया जाएगा और जो भी देश स्वतंत्र होना चाहते थे वे स्वतंत्र हो सकते हैं। कई बड़े देशों ने फ्रांस से अलग होने के पक्ष में मतदान किया, मगर कुछ ऐसे देश भी थे जिन्होंने फ्रांस के साथ रहने का निर्णय भी लिया। 1960 तक कई देशों ने फ्रांस के साथ संधि की, जिसके तहत फ्रांस अभी भी रक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इन देशों में प्रबल नेतृत्व का अभाव था। वहाँ कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया और उन्हें लगा कि उन्हें स्थिर होने के लिए फ्रांस की सहायता जरूरी होगी। कई राजनीतिक आलोचकों का मानना था कि यह नव उपनिवेशवाद ही है, जहां उपनिवेशों को सीमित आज़ादी दी गई और वे अभी भी फ्रांस पर निर्भर हैं और फ्रांस का उनकी अर्थव्यवस्था और शिक्षा पर नियंत्रण बना रहा।
1960 में ब्रिटेन कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था और वह उपनिवेशों में अपने खर्च कम करना चाहता था। उसने भी इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा कि जो देश स्वतंत्र होना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी, है ना। नाइजीरिया और घाना जैसे कुछ बड़े देशों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन कई देश जहां गोरे लोगों की बसाहट थी वे इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने पर उनके विशेषाधिकार समाप्त हो जाने का खतरा था। और इन गोरे लोगों के विरोध के कारण दक्षिणी अफ्रीका के कई देशों में स्वतंत्रता का मामला काफ़ी उलझ गया। दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, वर्तमान जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक जो पुर्तगाल का उपनिवेश था जैसे देशों में नस्लीय रंगभेद की नीति का अपनाने वाले गोरे लोगों का शासन बना। कहने का मतलब वहाँ गोरे और काले लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, झगड़ा हो गया, समझो सीधा सीधा, है ना। ये राज्य कहने के लिए स्वतंत्र तो थे मगर इनमें अल्पसंख्यक यूरोपीय गोरे लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। कहने का मतलब काले लोग ज़्यादा थे बट कम लोग गोरे थे, लेकिन उसी को विशेषाधिकार प्राप्त था जिसे अल्पसंख्यक कहते हैं, है ना। काले अफ्रीकी लोगों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। ब्रिटेन जैसे देश इन राज्यों का कारगर विरोध नहीं कर सका क्योंकि वह गोरे लोगों की सरकारों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अफ्रीकी लोगों को नस्लवादी राज्यों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में छापामार युद्ध से लेकर शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन तक भी सभी तरीके अपनाए गए। अंततः 1990 से 1994 के बीच ये सभी देश पूरी तरह स्वतंत्र हुए। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं। अभी अफ्रीका की कहानी बहुत लंबा है। अफ्रीका के अन्य देशों में स्वतंत्रता हासिल कठिन ही रहा। अधिकांश देशों में पारंपरिक शासकों को उपनिवेशी शासकों ने कमजोर कर रखा था। इन देशों में लोगों में अपने अपने कबीले की प्रति निष्ठा तो थी मगर किसी बृहद राष्ट्र के प्रति उनकी आस्था नहीं बनी थी। अक्सर इन देशों का गठन उपनिवेशी प्रशासन की जरूरतों के आधार पर हुआ था, लोगों की भावनाओं के आधार पर नहीं। इस कारण इन देशों में लोगों के बीच आपसी तनाव और प्रतिस्पर्धा बनी रही। यही नहीं, इन देशों में सबल मध्यम मार्ग और व्यापारी उद्योगपति वर्ग नहीं पनप पाए क्योंकि अधिकांश व्यापार और प्राकृतिक खनिज संसाधनों पर विशेष कंपनियों का अधिकार था, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह का, है ना। उनके पास न कारगर सेना थे, न प्रशासनिक व्यवस्था था, न उच्च शिक्षा संस्थान। इन समस्याओं के बीच देश किस प्रकार उभरे इसे समझने के लिए हम नाइजीरिया का उदाहरण पढ़ेंगे आगे। तो चलिए हम लोग नाइजीरिया का उदाहरण भी देख लेते हैं कि वो क्या बात कहना चाह रहा है। ठीक है, नाइजीरिया के उदाहरण से आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि ये क्यों नहीं यहाँ के लोग जो है आज़ाद हो पाए पूरी तरह से और अपना विकास कैसे नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए पिछड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे न शिक्षा का व्यवस्था है उचित रूप से, न स्वास्थ्य का सुविधा है। अब लोग वहीं पे न खाने के ठिकाना न पीने का ठिकाना, तो क्या होगा, ऐसे में तो परेशानी होगा ही ना। देखिए आबादी की दृष्टि से नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ना। आबादी की दृष्टि से, है ना, नाइजीरिया आबादी की दृष्टि से कहा जाए नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। जहां लगभग 17 करोड़ लोग रहते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले नाइजीरिया नाम का कोई देश नहीं था। अंग्रेजों ने नाइजर नदी के पास, कहाँ, नाइजर नदी के आसपास के इलाकों को मिलाकर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया, जिसे उन्होंने नाइजीरिया नाम दिया। उन्होंने केवल तटीय इलाकों पर, कौन से इलाकों पर, तटीय इलाकों पर अपना सीधा
शासन रखा और अंदरूनी इलाकों पर वहां के स्थानीय मुखियाओं को शासन करने दिया। नाइजीरिया के उत्तरी भागों में हाउसा फुलानी, ध्यान रखना, हाउसा फुलानी लोगों का प्रभाव था जो मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग में ईबो जनजाति के अधिकार में था, जबकि दक्षिण पश्चिम भाग एरो यानी योरूबा जनजाति के प्रभाव में था। इन कबीलों के आय का प्रमुख साधन था पाम तेल, है ना। क्या था? पाम तेल, खाने पीने वाला जो नारियल का तेल होता है ना, कपास से मतलब नारियल का तेल जैसा ही पाम तेल होता है। ठीक है। कपास आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन, तटीय क्षेत्र में खनिज तेल की खोज हुई और नाइजीरिया के आय का प्रमुख स्रोत बना। नाइजीरिया में राष्ट्रवाद तटीय इलाकों के शिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया, जो तीनों जनजातीय प्रदेशों के एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण, बृहद अफ्रीकी राष्ट्रवाद के पक्ष में थे। हर्बर्ट मैकाले ने 1923 में नाइजीरिया राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की नींव रखी। यह नाइजीरिया की प्रथम राजनीतिक पार्टी थी। 1923 से 1928 और 1933 के चुनावों में इस दल ने सभी सीटें जीती। 1930 के समय मैकाले ने ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार पर उग्रवादी हमलों का भी समर्थन किया। नमादी वे ने 1936 में नाइजीरिया युवा आंदोलन की नींव रखी। किसने? नमादी आजिकीवे ने 1936 में नाइजीरिया युवा आंदोलन की नींव रखी, यानी युवा लोगों को संगठन बनाया और आंदोलन करना स्टार्ट किया। ठीक है। वे चाहते थे कि एक समग्र नाइजीरिया की पहचान बने और सभी जनजातियां उसमें भाग लें। नाइजीरिया राष्ट्रवादी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रभावशाली बना और इस आंदोलन के आधार पर स्तंभ थे मजदूर संगठन और सैनिक, है ना। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में लड़े थे और युद्ध के बाद लौट आए थे, 1945 में मजदूर संगठनों ने राष्ट्रीय सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन कर दिया। मजदूर संगठन ने किसका? राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र में एक हड़ताल, एक संगठन का आंदोलन कर दिया। ठीक है। ये देख रहे हो ना, लोग एकदम नेता यहाँ पे अफ्रीकी नेता हैं ये सब, ये ठीक है। नाइजीरियन राष्ट्रवादियों के समक्ष दो काम थे, एक उपनिवेशी शासकों से लड़ाई और दूसरा विविध और विरोध जातीय लोगों को जोड़ना। राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में ज़्यादा शक्तिशाली था और इससे उत्तर दक्षिण भागों के बीच एक दूरी बनी और दक्षिण में भी योरूबा और ईबो के बीच तनाव और टकराव बना रहा। योरूबा और ईबो के बीच, अब आपको लग रहा हो क्या है ये, तो ये जनजाति है वहाँ के लोगों का। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे मान लो गोंड जनजाति है ना, बैगा जनजाति, तो ठीक उसी प्रकार वहाँ पे योरूबा और ईबो की बीच ये जो दो जनजाति थे, इन लोगों के बीच आपस में टकराव हो गया, है ना। 1950 तक इन तीनों क्षेत्रों में, है ना, तीनों क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे, है ना। ये क्षेत्रीय पार्टियां भी उत्तर में रूढ़िवादी नार्थन, है ना, पीपल्स कांग्रेस, पूर्व में द नेशनल काउंसिल फॉर नाइजीरिया एंड कैमरून, और पश्चिम में द एक्शन ग्रुप। दो ग्रुप बने हैं, देखिए, पूर्व में द नेशनल काउंसिल फॉर नाइजीरिया एंड कैमरून और पश्चिम में द एक्शन ग्रुप। ये दो ग्रुप आपको नाम याद रहने चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता और निर्बल प्रजातंत्र। स्वतंत्रता और निर्बल प्रजातंत्र में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रवाद
की लहर को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने नाइजीरिया को स्वतंत्रता देने का निश्चय किया और तीनों क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की कि अब आप स्वयं वहां पे क्या कर सकते हैं, सरकार अपना स्थापित कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 1963 को नाइजीरिया स्वतंत्र हो गया। अब पूछा जाएगा आपसे कि नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ, तो 1 अक्टूबर 1963 को, ठीक है। और नामादी आजिकीवे राष्ट्रपति बन गए। कौन? नामादी आजिकीवे राष्ट्रपति बने। दुर्भाग्य से नई व्यवस्था में न्याय संगत और प्रजातांत्रिक संतुलन नहीं बन सका और शीघ्र ही नाइजीरिया गृह युद्ध और सैन्य शासन में फंस गया और 1966 में सैनिक शासन स्थापित हो गया वहां, और आजिकीवे और उनके कई सहयोगियों को मार डाला गया और सैनिक शासन के दौर में नाइजीरिया की राजनीति में उत्तर का वर्चस्व स्थापित हुआ और नागरिक और प्रजातांत्रिक सरकारों को स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन यह बार बार असफल हुआ। सैन्य शासन व्यवस्था और बहुराष्ट्रीय तेल कॉरपोरेशन जो भ्रष्ट शासकों के वित्तीय सहायता देते थे ने साथ मिलकर काम किया। उन्होंने नाइजीरिया में भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के दमन को बढ़ावा दे दिया, ठीक है। सैन्य तानाशाही के लंबे अंतराल के पश्चात नाइजीरिया ने 1999 में प्रजातांत्रिक सरकार का चयन किया, लेकिन अभी भी वहां के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन खनिज तेल के उत्खनन पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण बना हुआ है और वहां के लोगों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। उल्टा उन्हें अपने देश के पर्यावरण जैसे जंगल, पानी के स्रोत और समुद्र तट पर भयंकर प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था। देख रहे हैं कैसे लोगों को ये आदमी तान रहा है, गाड़ी इसके ऊपर बैठा के पीछे से हाँकने हवा देने वाला, देख रहे हो क्या क्या है पूरा व्यवस्था। मतलब ऐसे लोगों को बैल बकरी टाइप का, गधा टाइप का जो है रखे थे कि मत पूछो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक जानते हैं, बाकी हम लोग अगले दिन जानेंगे शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन हम लोग और विचार इस पर करेंगे अगले चैप्टर पर, ठीक है। सॉरी, अगले चैप्टर बोल रहा हूँ, अगले टॉपिक पर। तो तब तक के लिए आज यहीं बंद करते हैं, लेकिन इससे पहले कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, और ये क्वेश्चन यहीं से ले लो। ये देखो, अफ्रीका में मजदूरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उससे राष्ट्रवादी भावना कैसे बनी, ठीक है। राष्ट्रवादी भावना कैसे बनी, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बस आज यहीं तक, ठीक है। ओके, धन्यवाद।